ये परवाज और ये पावर आत्मनिर्भर हिंदुस्तान का नया अवतार है। ये हिंदुस्तान का स्वदेशी LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। दुश्मन के लिए उड़ती मौत का दूसरा नाम है LCH। हिंदुस्तान में तैयार इस अचूक हथियार से दुश्मन को डर क्यों लगता है, जरा वो जान लीजिए। 100 फीट से 16,000 फीट की ऊंचाई से हमला करने में सक्षम 20 mm की टर्न गन और 70 mm का रॉकेट सिस्टम है। इसकी कैनन से 1 मिनट में 750 गोलियां दागी जा सकती हैं। हवा से हवा या हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें लग सकती हैं। आसानी से दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आएगा। हमले के हालात में मिसाइल को चकमा दे सकता है। बॉडी पर फायरिंग का कोई खास असर नहीं होगा। रोटर्स यानी पंखों पर भी गोली का असर नहीं होगा। ये विश्व का इकलौता ऐसा हेलीकॉप्टर है जो दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में ऑपरेट कर सकता है। बर्फ की चोटियों पर -50 डिग्री सेल्सियस से लेकर रेगिस्तान में 50 डिग्री तापमान में भी दुश्मन को नेस्तनाबूद करने की ताकत रखता है। आज सुबह 11 बजे LCH औपचारिक तौर पर एयरफोर्स में शामिल होगा। इंडक्शन सेरेमनी के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोधपुर जाएंगे। हिंदुस्तान को 1999 में कारगिल में पाकिस्तान के साथ युद्ध करने के बाद ऐसे हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि दुश्मन उस वक्त हजारों फीट की ऊंचाई पर बैठा था। इस प्रोजेक्ट को 2006 में मंजूरी मिली और करीब 16 साल की मेहनत के बाद देश के दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने के लिए LCH एयरफोर्स को मिलने जा रहा है। हम एक नया इंडिया देख रहे हैं, एक नए भारत का उदय देख रहे हैं जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में अपने आप को असर्टिव रोल पे ले जा रहा है, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स पे दिखा रहा है कि हाँ मैं हूं और मैं अपने हिसाब से वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी ओपिनियन रखता हूं और जिसको चाहूंगा उसको सपोर्ट करूंगा। देखिए, तो कहीं ना कहीं एक कंट्री को सुपर पावर बनने के लिए, एक रिकॉग्नाइज्ड पावर बनने के लिए मिलिट्री पावर की आवश्यकता होती है। और मिलिट्री पावर का मतलब ये नहीं होता कि हम दुनिया की सबसे बड़ी सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस फोर्सेस लेके बैठे रहें और सिर्फ अपनी बॉर्डर की सुरक्षा करें। उसका मतलब होता है कि हम एक्टिवली, मैं वर्ड एक्टिवली इसलिए यूज कर रहा हूं, जहां आप यूनाइटेड नेशंस में नहीं आप भेज रहे हैं, कोई UN पीस कीपिंग में भेज दिया, ऐसे नहीं। आप किसी एक्टिव कन्फ्लिक्ट में हिस्सा ले रहे हैं, भले आप ट्रुप्स ना भेजें लेकिन उसमें वेपन्स दे रहे हैं और ये सब करें, और उसमें जियोपॉलिटिकल जो भी इश्यूज हैं उसमें डिसीसिव फैक्टर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वेपन्स देना जो है वो एक पावर प्रोजेक्शंस में काउंट होता है। बहुत ही चुनिंदा कुछ ही कंट्रीज है दुनिया के अंदर जो एक वेपन्स देते हैं। तो अब ये ऐसा लग रहा है कि जहां आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हैं, आप दुनिया के अंदर एक रुतबा रखते हैं, वहीं कहीं ना कहीं आप इस मिलिट्री प्रोजेक्शन को भी आगे लेके जा रहे हैं। यहां इस केस में आप लाइव कन्फ्लिक्ट के बीच में आप हथियार सप्लाई कर रहे हैं, मतलब आप एक साइड ले रहे हैं। इंडिया एक नॉन अलाइंड कंट्री रहा है और इंडिया ने बहुत जगह पर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस बात के ऊपर काम किया है कि भाई हम जनरली बातचीत करते हैं। रशियन अभी यूक्रेन में भी देख लीजिए, हमने बहुत एक्टिवली ना तो रशियंस को मदद करी है ना यूक्रेनियन को, कि हमने कोई हथियार सप्लाई नहीं की है, जबकि रशिया हमारा अच्छा दोस्त है। लेकिन आप आर्मेनिया अज़रबैजान के बीच में देखेंगे कि हम अपने पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स हैं, आपके बाकी जितने भी हथियार हैं छोटे लेवल पे, वो भेज रहे हैं। और अब जो है वेटरन्स ने डिमांड की है कि अगर आपने इंटरवीन करना है तो आप एक छोटे से सिस्टम को नहीं भेज सकते, एक सिर्फ प्लेटफॉर्म को नहीं भेज सकते, आपको एक्टिवली बड़े हथियार भेजने पड़ेंगे, जिसमें हमारा मोस्ट सुपीरियर काइंड ऑफ जो हथियार इस वक्त जो सबसे बड़ा आंसर है वो ब्रह्मोस का है। सेकेंड पॉइंट है कि ये अज़रबैजान आर्मेनिया में आप देखेंगे बहुत ही आप मतलब ये बहुत अजीब कॉन्फ्लिक्ट है। पहले तो आर्मेनिया और अज़रबैजान दो एक नेबरिंग कंट्रीज हैं और इसमें रीजन है कॉल नगोनो करबा, और ये बहुत हिस्टोरिकल इशू है। नगोनो करबा जिस तरीके से कश्मीर और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का रीजन है, वैसे है। और ये नगोनो करबा जो है ये अज़रबैजान के अंदर एक एनक्लेव करके उसके अंदर घुसा हुआ है और इसमें ज्यादातर लोग आर्मेनियन हैं, जबकि इसके अंदर जो क्लेम है वो अज़रबैजान करता है। आर्मेनिया इज सपोर्टेड बाय रशियंस और जो अज़रबैजान है इट इज सपोर्टेड बाय पाकिस्तान एंड टर्की, राइट। लेकिन एक और आपका जो दोस्त है जो अज़रबैजान को सपोर्ट कर रहा है वो इजराइल है। तो इस कन्फ्लिक्ट में इजराइल और इंडिया जो है अपोजिट कैंप में रहेंगे। इंडिया के साथ में दूसरी तरफ जो है
आर्मेनिया के अंदर वो जो है वो ईरान है। तो ये आप देखिए बहुत जियोपॉलिटिक्स है। लेकिन हमने अज़रबैजान और आर्मेनिया की कॉन्फ्लिक्ट में हमने क्यों ये सब चीजें चुनी? पहली चीज, हम टर्की से परेशान है। अगर कोई एक देश जो चीन और पाकिस्तान के बाद हमारे लिए एक सिक्योरिटी चैलेंज बन के उभर रहा है वो है टर्की। और टर्की को अगर आप देखें तो जो ये PFI वाला जो केस अभी चल रहा है ये पूरी तरीके से टर्की के पैसे से चल रहा था। सेकेंड पॉइंट है, यहां तक कि जो लंदन में और मैनचेस्टर में और ये बाकी जगह छोटे छोटे जो राइट्स हुए लेस्टर में हुए हैं, इसमें भी टर्की का हाथ बताया जा रहा है। टर्की चाहे कितनी ही बात करे, ये हमारे पाकिस्तान की मदद करने के चक्कर में ये हमारे पीछे पड़ा हुआ है और इसको जवाब देना बहुत जरूरी है। मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो ये जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन होती है, इसमें बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इस चीज़ से तो मैं एग्री करता हूँ कि मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बल्कि पता चला था कि जो पाकिस्तान एम्बेसी के जो यूनाइटेड नेशंस में ईरान, इजिप्ट एंड टर्की में जो ट्विटर अकाउंट है, वो भी बैन कर दिए गए थे। इंडिया स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में पाकिस्तान से बहुत आगे है। उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि वी आर एट वॉर विद आवरसेल्फ। हम आपस में लड़ रहे हैं। एंड इंडिया ये जो है दे आर शोइंग द यूनाइटेड फ्रंट, वो एक यूनाइटेड फ्रंट दिखाता है, ठीक है? और अगर आप देखें कि इंडियन मीडिया क्रिटिसिज्म ज़रूर करता है प्राइम मिनिस्टर मोदी पे, लेकिन लार्जली इंडियन मीडिया जो है, और जब व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान एंड ऑल दैट, तो इंडियन मीडिया स्टैंड्स विद द गवर्नमेंट। लेकिन बहुत सारा जो पाकिस्तानी मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया तो ठीक है, वो उसने हुकूमत की या स्टेट की पॉलिसी फॉलो करनी होती है, लेकिन लार्जली वो नहीं समझ पा रहा। और जो बंदा भी, क्योंकि अमेरिका का या वेस्ट का जो मॉडल ये है कि जो बंदा भी मेहनत करके आगे आ जाए उसको वो, तो इंडिया उस सेंस में आगे है, इसमें तो कोई शक नहीं। अब इंडियन सरकार जो है, उसने पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ट्विटर हैंडल विदहेल्ड कर लिया। पाकिस्तान इस पे कुछ भी नहीं कर सकता मेरा ख्याल। मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने जो जो मुझे थोड़ी-सी समझ लगी है, वो एक शायद जो मुस्लिम ऑर्गनाइज़ेशन है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उसके हवाले से कोई ट्वीट-श्वीट जो हुई हैं, उसके हवाले से ये कोई बात हुई है। और और इसकी जो बहुत सारी और कोई सिस्टर ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, उस पे भी कोई डिस्कशन हुई है, तो इस हवाले से। अब पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान को पता नहीं है कि फ़ेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, ये जो इंस्टाग्राम, ये जो बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ना तो कोई पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, ना पाकिस्तानी सरकार को ये पता है इनसे एंगेज कैसे करना है। Pakistan's largest commercial bank, Habib Bank Limited, faces secondary liability in a terror financing case in the United States. कुछ और डिटेल्स भी आपको बता देती हूँ, और वो ये हैं कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा समझा जाने वाला बैंक हबीब बैंक लिमिटेड, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मरकज़ी बैंक है, जो कि उसको दहशतगर्दी के लिए अल-कायदा की माली मुआवनत के लिए इल्ज़ाम का सामना है, जो केस चल रहा है उसके अंदर। डिटेल्स तो बहुत ज़्यादा है, उसमें ये कहा गया है कि इस बैंक ने जो दहशतगर्द हैं उनकी मदद करने की कोशिश की। कैसे की, उसकी भी बहुत सी डिटेल्स है। मैं आपको सिर्फ जज के एक रिमार्क्स आपके सामने बताई देती हूँ पढ़ के, जो कि डॉन ने पब्लिश किया ये डिटेल्स। और उसमें जज ने कहा कि शिकायत से ये भी सामने आता है कि बैंक ने जानबूझकर और मुनासिब हद तक अल-कायदा और इसकी प्रॉक्सीज़ को आयद करदा पाबंदियों से बचने और दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस होने में मदद दी, जो कि जानकर मदद करने की ज़रूरत को पूरा करती है। कि अभी इसकी जो भी आपने डिनाइल करना है, जो कुछ भी करना है, वो तो आप बाद में करेंगे, लेकिन ख़बर इस वक्त ये है कि हबीब बैंक पे ये इल्ज़ाम आयद हो चुका है। इस अब एक तो ये खबर जो मैंने आपके सामने रख दी, दूसरी खबर एक और है, और वो ये है कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर ने एक तकरीब में वो थे, और वहाँ पर बात करते हुए उन्होंने आईटी वर्सेस आईटी की बात की है, यानी हमारी आईटी और उनकी आईटी। तो उन्होंने कहा कि एक हमारी आईटी है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें हम बहुत आगे हैं और पूरी दुनिया ये जानती है, और एक हमारा हमसाया मुल्क है, उसकी आईटी है, लेकिन वो आईटी है इंटरनेशनल टेररिस्ट। अब वैसे तो वो इस तरह की सियासी बात आमतौर पर करते हुए नज़र नहीं आते,
लेकिन ये बात उन्होंने की है। और इससे पहले भी आपको याद होगा कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि यूनाइटेड नेशंस में भी जो भी इल्ज़ामात दोनों तरफ से लगे तो फेस ऑफ हुआ। उसके बाद फिर उनकी तरफ से मुंबई अटैक्स की भी बात की गई थी। लेकिन ये जो बात की है, यानी ये तो मजाक उड़ाने वाली बात है कि हम जो हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आ गए हैं और वो आईटी है, उनका भी आईटी वर्सेस आईटी है, लेकिन उनका आईटी जो है इंटरनेशनल टेररिस्ट है। अब इसका जवाब देगा कोई, हम इसका क्या जवाब देंगे सर? अगर हम ये कहें, हम इस बात पे तो हम खुद तो ये पहले बात करते रहते हैं और करते रहे हैं कि आप ये देखें कि वहाँ पे कितनी तरक्की हुई कि दुनिया की बिग टेक कंपनीज़ के सीईओज़ सबके सब वहाँ से जाते हैं। जितने भी सीईओज़ हैं वो इंडियंस हैं। वहाँ से लोग इतने काबिल और पढ़ के निकलते हैं कि वो जब कहीं जाते हैं तो वो अपनी जगह सीईओ की जगह पर अपनी जगह बनाते हैं। हाँ, हम खुद तो एक कंपैरिजन करते रहे कि भाई देखो हम कहाँ हैं। फिर बल्कि हमने यहाँ तक कहा, बहुत पहले एक प्रोग्राम किया था जब इसी तरह की कोई खबर सामने आई थी तो सबने फिर पाकिस्तान में जितने भी लोग थे मैंने गुस्से में इस तरह के प्रोग्राम किए थे कि देखें हमारे जो एसेट्स, हमारे जो असासे हैं वो ये हैं और उनके असासे ये हैं। तो उनके असासों की जब तस्वीरें सामने आती हैं तो वो सुंदर पिचाई से लेकर और जितने लोग वहाँ पर रूल कर रहे हैं, टेक कंपनी को दुनिया में रूल कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें आती हैं। और हमारे जब सामने आता है तो वो क्या आता है कि वो दहशतगर्द जो छुटे फिर रहे होते हैं और फिर अब FATF के प्रेशर के बाद हम भागो दौड़ो पकड़ो कर रहे होते हैं और उनको पकड़ के लाते हैं और बंद करते हैं और फिर ये सब चलता है। तो ये तो मतलब बड़े एक शर्म की बात इसलिए है। अच्छा, उसकी वजह बिल्कुल हमारे सामने है, हम कभी कोशिश नहीं करते। इसकी कोशिश कैसे की जाती है? इसकी ट्रेनिंग होती है, तरबियत होती है। तरबियत किस चीज़ की? आप IT पढ़ते तो बाद में है, लेकिन उससे पहले आपका एप्टीट्यूड होता है कि आपका रुझान हो कि आपने ये पढ़ना है, आपने आगे बढ़ना है दुनिया में, आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है, आपने भी CEO लगना है कहीं पर जाके। भाई हमारे तो जो लीडर्स हैं वो तो जलसे का आगाज़ किससे करते हैं वो आप जानते हैं। वो तो कल में पढ़ा के उन्होंने मार दिया सबको। और वो इख्तिताम कहाँ पे करते हैं वो भी आप जानते हैं। वो तो कभी मजाल है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की हो, कभी खान साहब को आपने देखा, यूथ है ना उनके सपोर्टर्स, वो कहते हैं कि पूरी कौम 22 करोड़ उनके साथ हैं, वो ये कहते हैं 22 करोड़ को कभी उन्होंने किसी जलसे में किसी जगह पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइंस, तरक्की और इस तरह की बातों पे कभी आपने करते देखा स्पीच में बात? तो यूथ तो फिर जो उसको कहा जा रहा है वो उसी तरफ जाएगी और उसी तरफ जा रही है, तभी तो ये हाल है मुल्क का। तो अब हमें तंज किया जा रहा है हम पे हमसाए से, और वो ये कह रहे हैं कि ये देखो हमारी एक्सपर्टीज़ ये है, हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हैं और इनका ये IT है, IT वर्सेस IT इस तरह। लेकिन जब कोई दूसरा कहता है तो बड़ी लगती है और फिर आप कहते हैं कि देखो क्या कह रही है दुनिया, हमें कैसे किस तरह कह रही है। तो बहरहाल ये जो है ये बड़ी चल रही है, उनकी वीडियो वायरल हो रही है और ये ठीक है, अपनी जगह पर है। इसका जवाब तो जो इल्म है उसका जवाब इल्म से ही दिया जा सकता है। मेरी चॉइस है, मैं पहन रही हूँ। दूसरी तरफ हजारों उत्पीड़न के मामले आते हैं जब जबरन पहनाया जाता है, फिर कैसे? अंजना जी, हाँ, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, किसी ने हिजाब पहना है, किसी ने नहीं पहना है, किसी ने रोका है क्या इनको हिजाब पहनने से? जो आपसे सवाल कर रही थी, कोई इनसे ही पूछ लीजिए कि इनको किसी ने रोका है। जो प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है ना कि भारत में हिजाब और बुर्के पे बैन है, जो विवाद है, जो बहस है, उस पर कोई बात ही नहीं करता, सब प्रोपेगेंडा करने लग जाते हैं। सवाल सिर्फ क्लासरूम में हिजाब ना पहनने पे है। तो अगर एक सेक्युलर इंस्टीट्यूशन का अधिकार है, कानून को क्यों नहीं मानेंगे? अगर आपको हिजाब बुर्का पहनना है तो आप जाइए किसी अपने ही स्कूल में जहां पर आपका ड्रेस कोड लागू होता है। आपको अपनी चलानी है, कानून तोड़ना है और अपनी धार्मिक पहचान लागू करानी, ये जिद है और कुछ नहीं है। महिलाओं का जो उत्पीड़न हो रहा है ना, ये धार्मिक जिद और सुप्रीमेसी की वजह से हो रहा है। महसा अमीनी के साथ जो हुआ, महिलाओं की जो कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान है, महिलाओं की ये सारी इज्जत है, महसा अमीनी को पीट पीट कर नंगा कर दिया, लाखों लोगों के सामने मार डाला, उसके हेड में मल्टीपल इंजरीज है। क्या उनसी इंसानियत, कौन सा इस्लाम है? बोलेंगे कि एक लड़की के साथ गलत हुआ? शाहीन जी बोलेंगे आप उस लड़की के साथ गलत हुआ, पीट पीट कर मार डाला सिर्फ इसलिए क्योंकि हिजाब को लेकर उसकी राय आप